भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास साप्ताहिक प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। आज फिर हम आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत की समृद्ध संस्कृति से। एक ऐसी संस्कृति जिसमें धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और विज्ञान की सुंदर गाथा बसी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले देख लेते हैं आज की झलकियां। IGNCA ने उस्ताद मुश्ताक अली खान सेंटर फॉर कल्चर के सहयोग से एक विशेष संगीत संध्या का आयोजन किया। वैदिक वाङ्मय के बाद लौकिक वाङ्मय का काल आता है। भागलपुर में लीची और केले का प्रमुख उत्पादक है पकरा गांव। जिस तरह चेहरा दिल का हाल बता देता है, उसी तरह से झलकियों से भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि संस्कृति संवाद में हम आगे आपको क्या दिखाने वाले हैं। झलकियों के बाद अब बारी है सुर्खियों की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस सेगमेंट में हम आपको हाल ही में ऑर्गेनाइज हुए कुछ प्रमुख सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। इन प्रोग्राम्स में बुक लॉन्चेस, पेंटिंग प्रदर्शनी, किसी विषय पर टॉक शो, सेमिनार, मेमोरियल लेक्चर और विशेष सांस्कृतिक समारोह शामिल होते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इस एपिसोड की सुर्खियां। नई दिल्ली में कला, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक विरासत श्रृंखला के अंतर्गत एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था छत्तीसगढ़ का समकालीन चित्रकला परिदृश्य। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के पूर्व डीन प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा। व्याख्यान में प्रोफेसर शर्मा ने छत्तीसगढ़ की कला के बदलते हुए परिदृश्य पर अपने विचार साझा किए। कि छत्तीसगढ़ को लोक कलाओं के लिए, आदिवासी कलाओं के लिए बहुत जाना जाता है। कला जो है, पहली बात तो यह है कि सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती है। जितना भी साहित्य रचा गया है वो सिर्फ उसके लिए नहीं रचा गया कि सब अच्छा ही अच्छा है। उस समय का दर्पण साहित्य है। उस समय की कलाएं, जो भी चित्रांकन हो रहा है, वो समझ लीजिए अपने समय को वो बता रहा है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस एंड होप पुस्तक का विमोचन और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की जनजातियों के अदम्य साहस और उनकी उम्मीदों की कहानियों को प्रस्तुत करना था। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह उन लोगों की जिंदगी का बखूबी वर्णन है जो समाज में या पढ़े लिखे समाज ने जिन्हें हाशिए पर आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही रखा, और उसके पहले विदेशी लोगों ने, गुलाम जिन्होंने बनाया था, उन्होंने रखा। विशेष अतिथि थे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के केंद्रीय प्रतिनिधि श्री सुरेश डी कुलकर्णी। उसमें वनवासी क्षेत्र की समस्या, वनवासी क्षेत्र का परिदृश्य क्या है, उससे बाहर आने की कैसी आवश्यकता है, क्या क्या समस्या है, इसके बारे में लिखा है।
इस अवसर पर पुस्तक की लेखिका और गलगोटिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता श्रीमती पंखुड़ी ने जनजातीय समाज और उनकी सांस्कृतिक धरोहर पर अपने विचार साझा किए। मुझे उम्मीद है कि ये अंतर्दृष्टियां इन समुदायों में सतत विकास को बढ़ावा देने में योगदान देगी और यह भी साथ में सुनिश्चित करेगी कि उनके हकों की आवाज उठे और साथ ही उनके सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान किया जाए। नई दिल्ली में ही एक महत्वपूर्ण स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका विषय था महेश्वर नियोग इन सर्च ऑफ कृष्णा इन असम। व्याख्यान के साथ ही प्रोफेसर महेश्वर नियोग के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी थ्रू द लेंस का भी आयोजन किया गया। इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता थे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिंडोल गुप्ता। प्रोफेसर हिंडोल गुप्ता ने प्रोफेसर महेश्वर नियोग की असम में कृष्ण की खोज और उनकी साहित्यिक धरोहर पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। आईजीएनसीए ने उस्ताद मुश्ताक अली खान सेंटर फॉर कल्चर के सहयोग से एक विशेष संगीत संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रसिद्ध सितार वादक पंडित प्रतीक चौधरी के 53वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंडित प्रतीक चौधरी के पुत्र सितार वादक अधिराज चौधरी, प्रसिद्ध संतूर वादक पद्मश्री पंडित सतीश व्यास, और प्रसिद्ध तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्रा ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर पद्मश्री पंडित सतीश व्यास को पंडित देबू चौधरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। आईजीएनसीए और मास्टर संसार चंद बारू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 7 दिवसीय राष्ट्रीय कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की थीम थी द मार्तंड सन टेम्पल। कार्यशाला में आए प्रतिभागियों ने पेंटिंग्स बनाकर अपनी कलात्मकता और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं अगले सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुति की। भारतीय शास्त्रीय संगीत में महिला गायकों का प्राचीन काल से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आधुनिक युग में भी कई महिला संगीतज्ञों जैसे कि गंगूबाई हंगल, किशोरी अमोनकर, एमएस सुब्बलक्ष्मी, गिरिजा देवी जैसी महान गायिकाओं ने शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विदुषी आरती, अंकलिकर टिक्केकर भी इसी परंपरा की शास्त्रीय गायिका हैं। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वो प्रमुख गायिकाओं में से एक हैं। ख्याल गायकी और ठुमरी में उनका कौशल देखते ही बनता है। शास्त्रीय संगीत के अलावा उन्होंने फिल्मों के लिए भी गाया है। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति में आइए सुनते हैं उनका गायन।
ऋषि आरती अंक लेकर टिकेकर के गायन के बाद अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। भगवान राम भारतीय संस्कृति का आधार हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत ना बुझाए। राम कथा सदियों से भारत और पूरी दुनिया में कितनी बार और कितनी तरह से कितने लोगों द्वारा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इसका आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ। आज भी शारदीय नवरात्र के वक्त पर हर साल राम कथा को रामलीला के रूप में बड़े चाव से देखा जाता है। कुमाऊं में भी ये परंपरा लंबे वक्त से चली आ रही है। कुमाऊनी रामलीला की खासियत है कि ये संसार की सबसे लंबी ओपेरा प्रस्तुतियों में से एक है। इसमें बहुत मुश्किल बंदिशें होती हैं, लेकिन कुमाऊं के लोग इसे सहजता के साथ कर देते हैं। तो आइए सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में आज देखिए कुमाऊं की विशिष्ट संस्कृति को दर्शाती हुई फिल्म कुमाऊनी रामलीला, एक दुर्लभ परंपरा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम मटियानी है और मैं हूं हिमांशु जोशी। मैं पिछले 5 दशकों से रामलीलाओं से जुड़ा रहा हूं। एक व्यक्ति के रूप में, कलाकार, रंगकर्मी और निर्देशक के रूप में मेरी यात्रा इसी रामलीला से शुरू हुई। मेरी क्षमताओं और अनुभवों का श्रेय मूलतः इसी पारंपरिक संगीत नाट्य विधा को जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस अनूठी और दुर्लभ पारंपरिक शैली से 2 दशकों तक एक कलाकार के रूप में जुड़ने का मुझे मौका मिला। कूर्मांचल यानी विष्णु के एक अवतार कूर्म का अंचल कालांतर में कुमाऊं बन गया। हालांकि आध्यात्मिक और धार्मिक आधार पर यह अंचल शैव परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन विष्णु के ही एक और अवतार श्री राम की कथा के मंचन की एक ऐसी परंपरा यहां जन्मी जो आने वाली सदियों में यहां की संस्कृति का पर्याय बन गई। तनी कनी हारो तुम जानकी की छवि भाई, बाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाई है, तनिक निहारो तुम। राम कथा का नाट्य रूपांतर ही रामलीला है, जिसमें हर क्षेत्र की अपनी अपनी छाप साफ दिखाई देती है। कुमाऊनी रामलीला में ये छाप और भी गहरी और प्रखर है। कुमाऊनी रामलीला मूलतः रामचरितमानस पर आधारित है, लेकिन नौटंकी या स्थानीय शैलियों का और साहित्य का प्रभाव भी इस पर बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे आप जब राम लक्ष्मण सीता वनवास को जा रहे हैं तो तीनों गाते हुए निकल रहे हैं। वो बंदिश सब राजपाट छोड़कर जंगल को चलते हैं, बिल्कुल, सबको प्रणाम करते हैं, घर से निकलते हैं। बिल्कुल, कुछ राज ताज ऐश के जाने का गम नहीं। ये भाषा बहुत इसको हमें ध्यान देना चाहिए इस पर कि कुछ राज ताज ऐश के जाने का गम नहीं, लेकिन पिता के वचन को नहीं हम बदलते हैं। आलेख, बंदिशें, साज सज्जा, वेशभूषा, कलाकार, अभिनय, मंच, ये सब एक मंचीय प्रस्तुतिकरण में होता है। तो कुमाऊनी रामलीला में विशेष क्या है? कुमाऊनी रामलीला की विशिष्टता है जन समुदाय की 100% भागीदारी। जैसे कुमाऊनी रामलीला सचमुच में जन सामान्य के द्वारा और जन सामान्य के लिए आयोजित की जाने वाली एक ऐसी नाट्य परंपरा है जो जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब की सीमाओं से बहुत आगे निकलकर मनुष्य के रचनात्मक स्वभाव को प्रकट करती है। सांझ ढले सारी झांकियां एकत्र होती हैं और सभी पुतलों का एक एक कर दहन किया जाता है। किसी भी परंपरागत नाट्य विधा या सांस्कृतिक उत्सव में जन सामान्य की ऐसी सक्रिय भागीदारी दुर्लभ ही नहीं है, बल्कि समूचे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए एक
अत्यंत शुभ संकेत भी है। इस फिल्म को देखकर आपको कुमाऊनी रामलीला की विशिष्टता के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अब हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 3 संस्कृत महाकाव्यों की रचना की। उन्होंने थाईलैंड की महारानी को संस्कृत सिखाया था और थाईलैंड के साथ कई देशों में संस्कृत के अभिलेख भी उन्होंने ढूंढे थे। भारत में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत संस्कृत विद्वान डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रामकथा पर भी काफी महत्वपूर्ण काम किया। विशेष साक्षात्कार के सेगमेंट में आज सुनते हैं पद्म भूषण डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के साथ बातचीत के कुछ अंश। संस्कृत जैसी भाषा जो इतनी परिष्कृत भाषा है, अभिजात्य वर्ग की भी भाषा रही है, जनसाधारण की भी भारतवर्ष में भाषा रही है, हमारे वेदों की भाषा रही है। उस भाषा में मौलिक रचनाएं जो हुई हैं, चाहे वो रचनात्मक हों चाहे वो समीक्षात्मक हों, उसकी क्या परिपाटी रही है, आप इस पर प्रकाश डालें। संस्कृत वाङ्मय सहस्रों वर्ष पुराना है जी। वैदिक वाङ्मय के बाद लौकिक वाङ्मय का काल आता है जी। वैदिक वाङ्मय को तो हम श्रुति कहते हैं जी। उसका तो साक्षात ऋषियों ने किया जी। साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बहु जी। परावरज्ञाः विदिते वेदितव्याः अधिगत याथा तथ्याः। पहले संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर सूत्र ग्रंथ और फिर आरण्यक और उपनिषद। इसके साथ ही वैदिक वाङ्मय समाप्त होता है। उपनिषद को इसीलिए वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वैदिक वाङ्मय का वो अंत है, अंतिम भाग है। कालिदास ने इसी अर्थ में उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया था। वेदांतेषु जमाहुरेक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी। इसके बाद रामायण महाभारत और पुराणों का काल आता है। रामायण और महाभारत ये हमारे वाङ्मय की अद्वितीय कृतियां हैं। रामायण का प्रणयन महर्षि वाल्मीकि ने किया था और महाभारत का महर्षि वेदव्यास ने। पुराणों का भी महर्षि वेदव्यास ने ही प्रणयन किया। 18 पुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः। वाह, बहुत सुंदर। सत्यवती के पुत्र ने 18 पुराणों की रचना की। विशाल वाङ्मय है ये। इसमें लाखों पद्य हैं जी। अकेले महाभारत में ही 1 लाख पद्य हैं और फिर पुराणों को मिला करके तो कितने लाख होंगे इसका तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं। अकेला स्कंद पुराण है जिसमें 80,000 पद्य हैं जी। और इस तरह का 18 पुराण है और 18 उपपुराण है जी। तो ये एक विशाल वाङ्मय अपने ढंग का रहा। संस्कृत भाषा की एक विशेषता ये है जी। कि ये अपने में संपूर्ण एक विचार को समाहित किए हुए है। प्रत्येक शब्द जो है दैट रिप्रेजेंट्स वन पर्टिकुलर थॉट। ये पूरे विचार, किसी विचारधारा का द्योतक है वो। कोई द्योतक है जिसको लेकर के कहते हैं। यही मैंने व्याख्यान कभी प्रस्तुत किया था काशी विद्यापीठ में और उसका शीर्षक यही था, वो अंग्रेजी में था कि इंडियन कल्चर इन द लाइट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा की दृष्टि से भारतीय संस्कृति का विवेचन जो है, प्रत्येक शब्द जो है उसका एक इतिहास, वो एक शब्द की एक कहानी है। अब उस कहानी को सुन लेकर ये कान चाहिए जी। केवल यही मुख्य तो बात यही है उसके लिए। कालिदास मेरे अत्यंत प्रिय कवि हैं। मैं तो उनका भक्त यानी अनन्य भक्त जी। इसलिए मेरी कृतियों में अनायास ही कालिदास की पंक्तियाँ, कालिदास के वाक्य, कालिदास के शब्द आ जाते हैं जी। जी। कालिदास पर जितना लिखा गया है। एक बार की बात ये थी कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया तो
वहाँ की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मैं एक्सटर्नल मेंबर था, बाह्य सदस्य था। तो किसी छात्र या छात्रा ने कालिदास पर किसी विषय का प्रस्ताव रखा था पीएचडी करने के लिए, तो बोर्ड के अन्य सदस्य तो कहने लगे कि तत्काल ही कि इस कालिदास पर बहुत लिखा गया है, इस विषय को इसको निरस्त कर देना चाहिए। तब मैंने उनसे कहा मैं न आपकी छात्रा को जानता न मैं छात्र को जानता, पर जो बात आपने कही है मैं केवल उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कालिदास पर जितना लिखा गया है उतना ही और अगर लिखा जाए तो भी कम होगा। पद्म भूषण डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के इंटरव्यू के बाद अब हम आ गए हैं संस्कृति संवाद के आज के हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का हिस्सा है, जिसके तहत भारत के सभी गांवों का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। तो आज हम आपको इसमें लेकर चलते हैं पकड़ा गांव में, जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर जिले में लीची और केले की पैदावार का प्रमुख केंद्र है पकड़ा गांव। ये अपने अनूठे पशु मेले और विषहरी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आइए लिए चलते हैं आपको पकड़ा गांव। भागलपुर में लीची और केले का प्रमुख उत्पादक है पकड़ा गांव। इस गांव में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए 3 प्राथमिक विद्यालय और 1 मध्य विद्यालय भी मौजूद हैं। 4 सरकारी स्कूलों के अलावे इस गांव में 2 निजी विद्यालय भी मौजूद है। पकड़ा में मौजूद जवाहरलाल मध्य विद्यालय पूरे भागलपुर के बेहतरीन स्कूल में एक माना जाता है। पकड़ा गांव बिहार के प्रमुख आर्थिक समृद्ध गांव की श्रेणी में गिना जाता है। पकड़ा गांव में बिहार के मशहूर कतरनी चावल की खेती भी होती है। साथ ही यहाँ के ग्रामीण मधुमक्खी पालन भी करते हैं। पकड़ा अपने मंदिरों और अपने गायकों के लिए भी जाना जाता है। पकड़ा गांव में लोग अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए दूर दूर से मां विषहरी मंदिर में आते हैं। पकड़ा गांव की शुरुआत में ही मौजूद है मां दुर्गा का भव्य मंदिर। इस मंदिर में होने वाले जगराता में लोग दूर दूर से आते हैं। सावन के दौरान इस मंदिर के प्रांगण में काफी बड़ा मेला लगता है। बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है भागलपुर। यहाँ पर लोग अपनी संस्कृति के काफी करीब हैं और ये बिहार का एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गांव है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपने सजेशंस आप हमें ज़रूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी डीडी भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष शो संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय संस्कृति के खूबसूरत सफर पर। अभी मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।